बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और आज हम इसके चौथे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। और इसके भी पहले भाग का नाम है भारतीय ग्रामीण संरचना। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का पहला भाग। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारत किस प्रकार का देश है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, क्योंकि उसी से भारत की सामाजिक संरचना निर्मित होती है और भारत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वह बात जो है कहीं ना कहीं भारतीयों को प्रभावित भी करती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, तो वह भी हमारी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। तो हम कहेंगे कि भारत गांवों का देश है और यहाँ पर मुख्यतः भारत की जनसंख्या गांव में रहती है और गांवों में रहते हुए वह मुख्यतः खेती करती है, यानी कि कृषि पर निर्भर है। इस कारण हम कहेंगे कि भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती करते हुए अपना जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय में भारत की ग्रामीण कृषक संरचना की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है। तो हमने कहा कि भारत में गांवों की प्रधानता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। तो इस कारण हम कहेंगे भारतीय समाज जो है वह ग्रामीण समाज है, क्योंकि यहाँ पर गांवों की अधिकता है। और इसके लिए हम 2011 की जनगणना को भी देख सकते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं लगभग 69% जनसंख्या जो है वह भारत की गांवों में रहती है। तो हम कहेंगे 2011 की जनगणना में 68.84% ग्रामीण जनसंख्या भारत में पाई गई है। तो इस प्रकार लगभग 69% भारत में लोग जो हैं गाँव में रह रहे हैं। तो हम कहेंगे ग्रामीणों का जीवन यापन किस प्रकार का है। तो हम कहेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पर निर्भर है। इस कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है खेती के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हम कहेंगे कृषि व संबंधित व्यवसायों से ग्रामीणों का जीवन यापन होता है। तो यानी कि मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया और कुछ व्यवसाय जो है कृषि से संबंधित व्यवसाय भी वे करते हैं। तो इस प्रकार कृषि व अन्य संबंधित जो व्यवसाय हैं वह ग्रामीण करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार उनकी मुख्यतः निर्भरता किस पर हो गई है? भूमि पर हो गई है, यानी कि ग्रामीणों का जीवन खेती और भूमि के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इस प्रकार भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना में कृषि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ग्रामीणों का जीवन जीने का तरीका या जीविका क्या है। तो हमने बात की थी संस्कृति का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका, जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था। तो जो ग्रामीण हैं उनकी संस्कृति किस प्रकार की है। तो हमने कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है, उनका जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। इस कारण कृषि और भूमि से जो है उनकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है और इसी तरीके से उनकी जीविका या जीवन जीने के तरीके में मुख्य प्रभाव है कृषि और भूमि का। अर्थात हम कहेंगे ग्रामीणों का जीवन जीने का तरीका या जीविका जो है वह कृषि और भूमि से मुख्यतः प्रभावित होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं चूंकि वह कृषि और भूमि से ही जुड़े हुए होते हैं, उनके जीवन में इनका मुख्य स्थान होता है। इस कारण उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनके उत्सव ये सभी निर्धारित होते हैं कृषि और भूमि से और इस प्रकार उनकी जीविका में, उनकी जीवन शैली में कृषि ही मुख्य बिंदु रहता है। इस कारण उनकी जो जीवन शैली है वह कृषि के इर्द गिर्द घूमती है और उनकी संस्कृति भी कृषि से प्रभावित होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रामीणों की जो संस्कृति है वह कृषक संस्कृति
कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि ग्रामीणों का जीवन जीने का तरीका या जीविका जो है कृषि व भूमि पर निर्भर होने की वजह से भारतीय ग्रामीणों में कौन सी संस्कृति पाई जाती है? कृषक संस्कृति पाई जाती है। तो भारतीय संस्कृति जो है उसमें कृषक संस्कृति मुख्य स्थान रखती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हमारी संस्कृति और हमारी रस्मों में मुख्य स्थान किसका है, तो वह स्थान भी हम कहेंगे कृषक संस्कृति का ही है, क्योंकि हमने कहा कि लगभग 69% जनसंख्या जो है वह गाँव में रहती है। तो भारत की संस्कृति को समझने के लिए हमें कृषक संस्कृति को जानना आवश्यक है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ग्रामीणों की जो जीवन और संस्कृति है वह कृषि और भूमि के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि वह उस समय पर अपने रीति रिवाज और उत्सव मनाते हैं जिस समय पर वे खेती नहीं कर रहे होते हैं, ताकि वह जीवन यापन या फिर जीविका को प्रभावित करते हुए ऐसे उत्सव ना मनाएं जिनसे कि उनकी जीविका प्रभावित हो जाए। तो वह खाली समय में जो है अपने उत्सव मनाते हैं या अपने रीति रिवाज और त्यौहार मनाते हैं। और इसका उदाहरण हमें भारत के कई क्षेत्रों में मिलता है, जैसे कि हम भारत के कृषकों के नव वर्ष की बात कर सकते हैं। जैसे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नव वर्ष के त्यौहार, तो हम कहेंगे भारत में खेतीहरों या किसानों ने अपने नव वर्ष को उन समय पर मनाया जाता है जहां पर वे फसलों को काटते हैं। यानी कि यदि हम पोंगल की बात करें जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, यदि हम बिहू की बात करें जो कि आसाम में मनाया जाता है, यदि हम पंजाब के बैसाखी की बात करें या फिर हम उगाड़ो की बात करें जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है, ये सभी त्यौहार जो है किसानों द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं, जो कि प्रतीक है कि इस समय पर ये फसलों को काट रहे होते हैं। तो हम कहेंगे बैसाखी जो कि पंजाब में मनाई जाती है और बिहू जो कि असम में मनाया जाता है। तो हम कहेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चारों ही दिशाओं में जो खेतीहर हैं या किसान हैं वह अपने जीवन को, अपने उत्सवों को, अपने त्योहारों को खेती से संबंधित रखते हुए मनाते हैं। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें ये त्यौहार मनाने देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैसाखी की, हम बात कर सकते हैं बिहू की, हम बात कर सकते हैं उगाड़ी जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। इस प्रकार के अन्य उत्सव ये सभी तय करते हैं कि भारत में कृषि का कितना मुख्य स्थान है। तो हम कहेंगे मुख्य रूप से ये सभी त्यौहार फसल काटने व नए कृषि मौसम के आने की घोषणा भी करते हैं। इसी तरीके से गाँव में यदि मुख्य व्यवसाय की बात करें तो हम कहते हैं कि गाँव का मुख्य व्यवसाय खेती अथवा कृषि ही होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए होते हैं, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि गाँव में मुख्यतः तो कृषि होती है, परंतु कुछ ऐसे क्रियाकलाप भी हैं जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं काश्तकार या दस्तकार की, कारीगर या दस्तकार की, जिसमें हम उदाहरण के रूप में भारत के ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली जातिगत व्यवसायों की बात कर सकते हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कुम्हार, खाती, जुलाहे, लुहार, सुथार, और ये सभी लोग जो गाँव में रहते हैं ये खेती तो नहीं करते, लेकिन खेती से जुड़े हुए इनके व्यवसाय ये करते हैं और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम हिस्सा भी रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि के अलावा कुछ जुड़े हुए अन्य व्यवसाय भी अन्य जातियों द्वारा किए जाते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे कि इन व्यवसायों पर
पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों और व्यवसायों पर भारत पर आने वाले अंग्रेजी शासन ने किस प्रकार प्रहार किया था। तो उसी तरीके से भारत की ग्रामीण संरचना में कृषि के अतिरिक्त जो अन्य व्यवसाय इन जातियों द्वारा किए गए थे उस पर भी इस अंग्रेजी शासन या औपनिवेशिक शासन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। यानी कि इन सभी की अर्थव्यवस्था जो है उस पर अंग्रेजी शासन का नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने इनकी अर्थव्यवस्था, इनके कुटीर उद्योग और इनके कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों को नष्ट करने का कार्य भी किया था। इस प्रकार ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ग्रामीण समाज में व्यवसायों की बहुत ही भिन्नता है। यानी कृषि भी है और कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण समाज में किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यवसायों की भिन्नता पाई जाती है। लेकिन यह व्यवसायों की भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो इसका उत्तर है भारत की जाति संरचना, भारत की जातीय व्यवस्था। तो हम कहेंगे कि भारत में परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था पाई जाती है जो कि हमें जन्म से मिलती है। और चूंकि यह जन्म से मिलती है तो हम कहेंगे कि इन जातियों का जो पारंपरिक व्यवसाय होता है वही जातियां आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रही होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि गांवों में आज भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है और चूंकि यह जाति जन्म से मिलती है तो इनका जो परंपरागत व्यवसाय है वे आगे उसे ही बढ़ाती हुई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें, सुनार जो है वह सोने के काम करते हैं। इसी तरीके से लोहार जो हैं लोहे से संबंधित कार्य करते हैं। इसी तरीके से कुम्हार मिट्टी के कार्य और नाई जो है बाल काटने के कार्य करते हैं और धोबी जो है कपड़े धोने का कार्य करते हैं। यानी कि ये अपने आप में जातियां भी हैं और ये अपने आप में व्यवसाय भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारत के गांवों में जाति व्यवस्था पाई जाती है और प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला रही होती है। इस प्रकार भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना में परंपरागत रूप से वे व्यवसाय किए जाते हैं जो कि प्रत्येक जाति के निश्चित व्यवसाय हैं। इस प्रकार से भारत की जाति व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण सामाजिक संरचना में हमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुनार, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी आदि आदि। तो इस प्रकार से यह भारत की ग्रामीण संरचना में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की बात भी हमें बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ग्रामीण भारत में कृषि संरचना किस प्रकार की है, यानी कि भारत में खेती किस प्रकार से की जा रही है, क्या उसमें भी कुछ विभिन्नता है, क्या उसमें भी कुछ असमानता है या सभी समान रूप से खेती करते हैं। तो हमने अभी कहा कि भारत में जाति व्यवस्था पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम कृषि की बात करें तो उसमें भी भारत में विभिन्नता पाई जाती है और यह असमानता के रूप में पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में कृषि के अंतर्गत समानता नहीं है, यानी कि भारत में कृषि करने वाले लोगों में असमानता पाई जाती है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वह बहुत ही धनी वर्ग हैं और दूसरी तरफ कुछ निर्धन वर्ग भी मिलते हैं। तो यह एक असमानता भारत की ग्रामीण कृषक संरचना में हमें देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे भारत में कृषि भू स्वामित्व, यानी कि कृषि करने के लिए जो भूमि है उसके स्वामित्व में असमानता पाई जाती है। यानी कि इसमें 3 प्रकार से असमानता हमें देखने को मिल सकती है। भारत में कृषि भूमि का उचित विभाजन नहीं है, यानी कि कुछ लोगों के पास में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके पास में कृषि करने के लिए भूमि का छोटा सा हिस्सा होता है और तीसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास में भूमि पर खेती करने के लिए भूमि का
हिस्सा होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से भूमि का उचित विभाजन भारत में देखने को नहीं मिलता और इसमें भी कुछ लोगों के पास में बहुत बड़ी ज़मीन या भूमि होती है, दूसरी तरफ कुछ छोटी ज़मीन वाले या छोटी भूमि स्वामित्व वाले लोग भी मिलते हैं और तीसरी तरह हमें वे लोग मिलते हैं जिनके पास में भूमि है ही नहीं, उन्हें हम कहते हैं भूमिहीन। तो इस प्रकार से भूमिहीन किसान भी भारत की एक प्रमुख अवधारणा है जो हमें देखने को मिलती है, यानी कि यह भी कृषक असमानता का एक उदाहरण है, जिसमें हम कहेंगे कि ये भूमिहीन किसान जो हैं ये खेती की ज़मीन पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कृषि मजदूरी व अन्य प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि इनके पास में ज़मीन है ही नहीं अथवा ये भूमिहीन होते हैं। इस प्रकार यह जीवन यापन करने के लिए खेती की मजदूरी करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कृषकों में भी असमानता पाई जाती है, जिसमें हमने देखा कुछ के पास में बहुत बड़ी ज़मीन है, कुछ के पास में मध्यम ज़मीन है या कम ज़मीन है और कुछ के पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती, जो कि इंगित करता है कि भारत में कृषि भू स्वामित्व में असमानता पाई जाती है। और यह असमानता का एक कारण यह भी है कि भारत में उत्तराधिकार के नियम किस प्रकार के हैं, यानी कि पुत्र और पिता से आपस में हस्तांतरण भूमि का किस प्रकार से होगा, पिता अपने पुत्र को हस्तांतरण करते हुए किन नियमों का पालन करते हैं, ये सभी चीज़ें भी उसमें उनको प्रभावित करती हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था की वजह से भी इस प्रकार की असमानता हमें देखने को मिलती है। तो यह दो जो कारण हैं वह भारत में भू स्वामित्व में असमानता के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है उत्तराधिकार के नियम और दूसरा है पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति यह और भी अधिक असमानता देखने को मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि उत्तराधिकार नियम की वजह से और पितृवंशीय जो व्यवस्था है उसकी वजह से महिलाओं को भूमि का स्वामित्व हमें भारत में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन भारत की सरकार ने उसमें भी संशोधन किया और कानून का प्रावधान करके महिलाओं को भू स्वामित्व में अधिकार दिलवाया। कहने का अर्थ यह है कि जो महिला या लिंग असमानता की बात हमने भूमि के स्वामित्व में की, उसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं को भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया गया था और इस वजह से भारत की सरकार ऐसा कानून का प्रावधान करती है कि अब महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में मालिकाना हक दे दिया गया है। तो इस प्रकार अब जो है लैंगिक असमानता को भी हम ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर रहे हैं ताकि महिलाओं को भू स्वामित्व में समानता का अधिकार मिल सके। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कृषक संरचना की कि भारत में कृषक संरचना में कितने वर्ग हैं या भारत में खेती करने के लिए कितने वर्ग भारत में गाँव में पाए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे भारत की कृषक संरचना में 3 प्रकार के वर्ग हमें देखने को मिलते थे। जैसे कि हम बात करें, एक वर्ग है भूस्वामियों का, दूसरा है कृषि मजदूरों का और तीसरा है पट्टेदार या काश्तकार का। तो इस प्रकार भारत की ग्रामीण कृषक संरचना किस प्रकार की है, इसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं। तो पहला वर्ग हो गया भूस्वामी का, यानी कि भूमि के मालिक जिनके पास में भूमि होती है खेती करने के लिए। दूसरी तरफ होते हैं वे लोग जो कि स्वयं की भूमि नहीं होने की वजह से किसी और की भूमि पर जाकर के मजदूरी करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कृषि मजदूर। और तीसरी तरफ वे लोग होते हैं जो कि भूमि ना होने की वजह से भूस्वामियों पर भूमि ना होने की वजह से भूस्वामियों से किराए पर ज़मीन लेते हैं और वहाँ पर कृषि करते हैं। तो हम कहेंगे कि भारत की कृषक संरचना में कितने प्रकार के वर्ग हैं,
तीन प्रकार के वर्ग हैं। भूस्वामी यानी कि भूमि के मालिक, जो कि जिनके पास में बहुत सारी कृषि करने के लिए भूमि होती है। दूसरी तरफ कृषि मजदूर, जो कि खेती करते हैं लेकिन चूंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती तब वह भूस्वामियों के यहाँ जा कर के खेती करते हैं और कृषि मजदूर कहलाते हैं। और तीसरी तरफ वे लोग जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती, इस कारण ये भूस्वामियों से किराए पर या लीज पर भूमि लेते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पर खेती करते हैं और बदले में भूस्वामियों को एक निश्चित किराया भी देते हैं, जो कि उपज का 50 से 75% तक होता है। तो इस प्रकार से भारत की कृषक संरचना में ये तीन वर्ग देखने को मिलते थे और इनमें भी हम कहेंगे कि समानता बिल्कुल भी नहीं है और इनमें से भी धन के आधार पर हम देख सकते हैं कौन सबसे धनी है, कौन निर्धन है और कौन मध्यम स्तर पर देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे भूस्वामी जो है वह सर्वाधिक धनी होता है, उसके पास में भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है, इस कारण वह धनी वर्ग में आता है। दूसरी तरफ हम कृषि मजदूरों की बात करते हैं तो इनके लिए जीवन यापन की निश्चितता बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि यह दिहाड़ी मजदूरों की तरह कार्य करते हैं। और तीसरी तरफ होते हैं पट्टेदार या काश्तकार, जो कि इन दोनों के मध्य में स्थान रखते हैं क्योंकि इनके पास में थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, क्योंकि यह किराए पर भूमि लेकर के, लीज पर भूमि लेकर के वहाँ पर कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग संरचना में सबसे धनी हो गए भूस्वामी, दूसरे नंबर पे हो गए हैं पट्टेदार या काश्तकार जो लीज पर भूमि लेते हैं, और तीसरी तरफ हो गए कृषि मजदूर जो कि बहुत ही निर्धन होते हैं क्योंकि इनके जीवन यापन की निश्चितता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस प्रकार पे धन की असमानता भी भारत की ग्रामीण कृषक संरचना में हमें देखने को मिलती है इन तीन वर्गों के आधार पर। इसी तरीके से हम बात करें कि जो बड़ी भूमि के मालिक हैं या भूस्वामी हैं, उनकी आमदनी बहुत ही अच्छी होती है, जबकि जब हम कृषि मजदूरों की बात करते हैं उनकी आमदनी बहुत ही कम होती है, यानी कि निम्नतम होती है, क्योंकि हमारी कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है और साथ ही साथ मानसून पर निर्भरता होने की वजह से कृषि मजदूरों का जो रोजगार है वह असुरक्षित होता है, उसमें निश्चितता नहीं होती है और यह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो इस कारण हम क्या कहेंगे कि कृषि मजदूर जो हैं बहुत ही निम्न आय वाले व्यक्ति कहलाते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा प्रकार है वह होगा काश्तकार या पट्टेदारों का, और उनकी आमदनी किस प्रकार की होगी? तो हमने बात की ये भूस्वामी से ज़मीन पट्टे पर लेता है, इनकी आमदनी मालिकों से कम होती है क्योंकि ये ज़मीन के मालिकों को कुछ किराया भी चुकाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक आमदनी भूस्वामी की, उसके बाद पट्टेदारों या काश्तकारों की और तीसरे नंबर पर कृषि मजदूरों की आमदनी होती है। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि कृषक संरचना में कितने वर्ग हो चुके हैं, तो हमने कहा भारत की कृषक संरचना में 3 प्रकार के वर्ग हो चुके हैं और इन 3 वर्गों में भी आमदनी के आधार पर असमानता पाई जाती है और इन्हीं 3 वर्गों से भारत की परंपरागत जाति व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। कैसे? हम कहेंगे कि भारत के ये जो 3 कृषक संरचना के वर्ग हैं उनसे कुछ प्रमुख जातियां जो हैं विभाजित तरीके से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत में भूस्वामी जो है किन जातियों से संबंध रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो भूस्वामी हैं वे मुख्यतः उच्च जातियों के होते हैं या मध्य स्तर की जातियों के होते हैं। वहीं यदि हम बात करें भूमिहीनों की या सीमांत कृषकों की या छोटे किसानों की, तो भारत में ये जो वर्ग है वह निम्न जातियों से या पिछड़े वर्गों से या जनजातियों से संबंध रखता है। आइए जानते हैं। पहला, यदि बड़े भूस्वामियों की बात करें तो हम कहेंगे इनका संबंध उच्च व मध्य जातीय समूहों से होता है। यानी बड़े भूस्वामी कौन होंगे? ऊंची जाति के या मध्य जाति के लोग होते हैं, जिन्हें हम
प्रभु जाति भी कह सकते हैं। और यह अवधारणा दी थी भारत के प्रमुख समाजशास्त्री, जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था, M.N. श्रीनिवास ने। तो बड़े भूस्वामी जो हैं वो उच्च व मध्य जातियों के होते हैं और वह प्रभु जाति भी कहलाती है, क्योंकि M.N. श्रीनिवास ने कहा था कि गांव में कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनके पास में ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उनकी संख्या भी अधिक होती है गांव के अंदर। उसी तरीके से वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, वे कहलाते हैं प्रभु जाति के लोग। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम बात कर सकते हैं जाट और राजपूत जाति की। इसी तरीके से हम बिहार की भूमिहार जाति की बात भी प्रभु जाति के उदाहरण के लिए कर सकते हैं। और पंजाब की यदि प्रभु जाति की हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं जाट सिख की। तो यह प्रकार जो है यह प्रभु जातियों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से बड़े भूस्वामी जो है वो प्रभु जाति के होते हैं और इन पर हम कहें तो यह प्रभावशाली होते हैं गांव के अंतर्गत, क्योंकि इनकी जो है मुख्य कारण होता है ज़मीन अधिकता और साथ ही साथ हम कहेंगे इनके पास में साधन भी बहुत अधिक होते हैं। इसी तरीके से चूंकि इनके पास में ज़मीन अधिक है और साधन अधिक है तो यह गांव में अधिक शक्ति के मालिक भी होते हैं और इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं हर एक गांव में। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये जो बड़े भूस्वामी होते हैं या प्रभु जाति होते हैं अपने विशेषाधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज भी कुछ स्थानों पर बेगारी प्रथा को चला रहे हैं। बेगारी प्रथा का अर्थ है मुफ्त मजदूरी, यानी कि वंशानुगत रूप से कुछ कार्य यह गांव के कुछ निम्न जातियों और दलित वर्गों से करवा रहे होते हैं, जिसके बदले में ये उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं मुफ्त मजदूरी अथवा बेगारी प्रथा। तो यह जो प्रभु जातियां हैं यह दलित या उन निम्न जातियों पर बेगारी प्रथा के माध्यम से अत्याचार भी करती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं गुजरात में इसे यानी कि बेगारी प्रथा को हलपति कहते हैं और कर्नाटक में इसे जीता कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में हमें यह बेगारी प्रथा के कुछ उदाहरण वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं, यद्यपि कानून के द्वारा इस पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से बड़े भूस्वामी जो होते हैं वह प्रभु जाति के होते हैं। तो हम कहेंगे एक वर्ग बड़े भूस्वामियों का हो गया जो कि किसमें विभाजित हो जाता है जातियों के आधार पर, उच्च जातियों और मध्यम जातियों में। वहीं यदि हम सीमांत किसान और भूमिहीन लोगों की बात करें तो इनका जो वर्ग है वह विभाजित हो जाता है जातियों के आधार पर निम्न जातियों में। यानी कि सीमांत किसान जो होते हैं या भूमिहीन लोग जो होते हैं वह किससे संबंध रखते हैं जाति के रूप में? निम्न जातियों से संबंध रखते हैं। और उसमें भी हम बात कर सकते हैं अनुसूचित जाति की, जनजातियों की या पिछड़ा वर्गों की। तो इस प्रकार भारत की कृषक संरचना के जो 3 वर्ग हैं वह अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। तो हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से वर्ग जो है जाति से संबंधित है गांव की संरचना में। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि भारत पर औपनिवेशिक काल में कृषक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए, तो हम कहेंगे पूर्व औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत में कृषक संरचना में अंतर आया था। यानी कि कृषक संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के पश्चात वृहद रूप में परिवर्तित होती है। तो हम इसके उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि भारत में औपनिवेशिक काल में कृषक संरचना में 2 प्रमुख व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। पहली थी जमींदारी व्यवस्था और दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये दोनों व्यवस्थाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती थी और इसके प्रभाव भी अलग अलग देखने को मिले थे। जैसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कृषक संरचना में हम पहले बात करते हैं जमींदारी प्रथा की। स्थानीय जमींदारों को संपत्ति पर अधिकार व नियंत्रण दे दिया गया था। यानी जमींदारी प्रथा के माध्यम से स्थानीय रूप से जो भी जमींदार थे उनको नियंत्रण या अधिकार दे दिए गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अतः
जमींदारी व्यवस्था में जमींदार भूमि का स्वामी बन जाता है, जो किसानों से कर लेकर सरकार को देता है। सरकार से यहाँ आशय है अंग्रेजी सरकार का। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक वर्ग है किसान और फिर है सरकार या अंग्रेजी सरकार, जिसमें मध्य की भूमिका में है जमींदार, यानी जमींदार बिचौलियों का काम करता है और वह किसानों से उपज का भाग या कर ले करके किसको देता है? सरकार को देता है। तो हम कहेंगे जमींदारी प्रथा में बिचौलियों के रूप में जमींदार जो है किसानों से कर लेकर के अंग्रेज़ों को देते थे और उसमें कुछ भाग जमींदारों का भी होता था। तो यह थी जमींदारी प्रथा जो हमें अंग्रेज़ी शासनकाल में देखने को मिली थी। अर्थात इसमें बिचौलियों का स्थान कौन है? जमींदारी प्रथा में बिचौलियों का स्थान जो है जमींदारों का होता है। इसी तरीके से भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था हमें देखने को मिली थी। वह क्या थी? तो हम कहेंगे रैयत का अर्थ होता है किसान और यह एक तेलुगु शब्द है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह किसानों से संबंधित थी। किसानों से तो जमींदारी व्यवस्था भी संबंधित थी। तो हम कहेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में अब बिचौलियों का स्थान जो है समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब इसमें प्रमुख रूप से किसान और सरकार का संबंध आपस में जुड़ जाता है और बिचौलियों को इसमें समाप्त कर दिया जाता है। इस कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, यानी कि इसमें जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही क्या देते हैं? टैक्स देते हैं या कर देते हैं। तो हम कहेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था वह थी जब किसान जो है सीधे सरकार को कर दे दिया करते थे, ना कि उसमें जमींदार के रूप में बिचौलिए होते थे। अतः औपनिवेशिक सरकार का सीधा संबंध किससे हो जाता है? किसानों से हो जाता है और बिचौलियों को इसमें स्थान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार औपनिवेशिक काल में ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था और दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो चौथे अध्याय के पहले भाग में हमने देखा है कि भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना किस प्रकार की है और भारत की ग्रामीण कृषक संरचना किस प्रकार की है और समय के साथ में उसमें किस प्रकार के बदलाव आते हैं और इसका जातियों से और वर्गों से किस प्रकार संबंध होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।